नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र आरंभ और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को और आपके रिश्तेदारों, इष्ट मित्रों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों, चंद घंटे और सिर्फ एक सफर में ही सत्ताएं इधर से उधर हो जाती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पटना से दिल्ली की उड़ान भर रहे थे तो ऐसा लगा मानो पटना से दिल्ली तक सियासत में बड़ी हलचल होने वाली है। पटना से दिल्ली तक सत्ता के चेहरे मोहरे में बड़ा बदलाव हो सकता है। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि पूरे देश की राजनीति को अपनी उंगलियों के इशारे से नचाने वाले दिग्गजों को दिल्ली में राजनीति का नया पाठ पढ़ा देंगे नीतीश कुमार। लेकिन जब नीतीश कुमार दिल्ली से वापस लौटे तो हालात ऐसे हो गए कि खुद नीतीश कुमार एक बड़े चक्रव्यूह में घिरते नजर आ रहे हैं। पटना से दिल्ली तक हालात ऐसे नजर आ रहे हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी असल ताकत खो चुके हैं? क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं हैं, राजनीति में भी अपनी हैसियत खोते जा रहे हैं? अपनी पार्टी के नेताओं से लेकर सहयोगी बीजेपी और विपक्षी दलों तक किसी को अब नीतीश कुमार की जरूरत है ही नहीं। इन सवालों की वजह क्या है, क्यों ये सवाल उठ रहे हैं, इसके लिए हम आपको एक दो नहीं पांच सबूत देंगे। उन सबूतों को, उन घटनाओं को जानकर आपके मन में भी यही सवाल उठने लगेंगे जो सवाल हमने उठाए हैं। हम सब ने 2005 के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है, 2010 और 2015 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी देखा है। 2020 में बिहार विधानसभा से तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बावजूद नीतीश को अपनी राजनीतिक ताकत के बूते मुख्यमंत्री बनते देखा है। अपनी सुविधा के मुताबिक नीतीश ने जब चाहा अपनी मर्जी का सहयोगी चुना और विपक्षी भी, एक नहीं दो बार। लेकिन 2025 के चुनाव में जाने से पहले नीतीश कुमार इस स्थिति में कैसे आ गए कि उनको लेकर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी शख्सियत और हैसियत पर सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों का जवाब हम 5 घटनाओं के जरिए तलाशने की कोशिश करते हैं, जो असल में 5 सबूत की तरह होंगे कि अब नीतीश के हाथ में कुछ बचता नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले बिहार की एक घटना को समझिए जिसमें 2 बड़े संकेत नजर आ रहे हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी को लेकर पटना में स्टूडेंट कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के दिल्ली उड़ान भरते ही पटना में स्टूडेंट पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गई। इस लाठीचार्ज से 2 दिन पहले भी पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठियां चलाई थी, लेकिन तब ना इतनी बेरहमी की गई थी, ना ही विपक्ष ने इतना हंगामा किया था। लेकिन रविवार की रात हुए लाठीचार्ज और वाटर कैनन और उससे जुड़ी सियासत ने नीतीश पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सियासी विरोधी ही नहीं, स्टूडेंट भी अब खुलकर नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि 3 दिन में स्टूडेंट पर 2 बार लाठियां बरसाने का आदेश आखिर किसने दिया? क्योंकि खुद छात्र राजनीति से निकले नीतीश कुमार आमतौर पर स्टूडेंट पर किसी प्रदर्शन पर इस तरह पेश कभी नहीं आते हैं। बिहार की विपक्षी पार्टियों के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स के जरिए नीतीश सरकार पर निशाना भी साधा है। प्रियंका ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें भयंकर ठंड में रात को पुलिस स्टूडेंट पर वाटर कैनन चला रही है। तो क्या मान लिया जाए कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सही है? बिहार में अब नीतीश का नहीं, कुछ अफसरों का राज चल रहा है जो किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। आरोप यह भी है कि प्रदर्शन करने वालों पर लाठी चलाना तो बीजेपी की सत्ता का कल्चर रहा है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हों या हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली में थे,
तब स्टूडेंट पर लाठियां किसने चलवाई? बीपीएससी स्टूडेंट 13 दिसंबर को हुए प्रीलिम्स एग्जाम को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। एक सेंटर पर पेपर देर से बंटने और पेपर लीक का आरोप लगने के बाद उस सेंटर की परीक्षा अब 4 जनवरी को की जाएगी। लेकिन पूरी परीक्षा रद्द करने से बीपीएससी चेयरमैन ने इनकार कर दिया है। यह स्टाइल भी कुछ वैसी है जैसा एनईईटी की परीक्षा में तमाम गड़बड़ी के बावजूद उस कैंसिल करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रुख था। चुनाव सिर पर होने के बाद भी स्टूडेंट, युवाओं और रोजगार से जुड़े इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो रुख है वो एक सबूत तो नहीं कि असल में नीतीश के हाथ से सत्ता फिसल रही है। इस बात का दूसरा सबूत भी इस घटना से जुड़ा है और ज्यादा गंभीर है। स्टूडेंट्स के प्रदर्शन को भड़काने का आरोप प्रशांत किशोर और पीके लगा रहा है। प्रशांत किशोर ही स्टूडेंट को पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद के लिए ले गए थे। उन्होंने सत्ता और सिस्टम को ललकारा था कि पहली लाठी वो खाएंगे। लेकिन लाठी चलने के बाद खुद प्रशांत किशोर सफाई देते हैं कि पुलिस का एक्शन उनके जाने के बाद हुआ। दोस्तों, अब आप समझ लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। स्टूडेंट्स को अब प्रशांत किशोर को खूब गाली दे रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट पर बेरहमी के दौरान नदारत प्रशांत किशोर बताया जाता है कि बाद में मुख्य सचिव से छात्र प्रतिनिधियों की मुलाकात के दौरान मौजूद थे। प्रशांत किशोर ने कुछ समय पहले ही जन सुराज पार्टी बनाई है और ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। उनका पूरा नाम प्रशांत किशोर पांडे है। उन्हें बीजेपी की बी टीम भी माना जाता है। जिस तरह 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी के जरिए नीतीश को 45 सीटों पर समेट दिया गया, माना जाता है कि इस बार वही भूमिका प्रशांत किशोर निभा सकते हैं। इन बातों से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या युवाओं और रोजगार के मुद्दे पर नीतीश को किसी सोची समझी साजिश के तहत घेरा जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है? क्योंकि मुख्य विपक्षी आरजेडी और तेजस्वी यादव से ज्यादा इस मामले में प्रशांत किशोर एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनका एक्शन तो नीतीश सरकार के खिलाफ है, लेकिन जुबान से वो तेजस्वी पर बरसते रहते हैं। क्या यह सब दिल्ली में बैठे बीजेपी आलाकमान के इशारे पर हो रहा है? इस सवाल का जवाब एक और सबूत से समझने की कोशिश करते हैं। यह सबूत सीधे सीधे नीतीश और बीजेपी से जुड़ा है। नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली पहुंचे थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने। उनके कुछ अपने काम भी थे। सोमवार यानी कल उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी तय थी, लेकिन बताया जाता है कि ऐन वक्त पर नड्डा ने मुलाकात कैंसिल कर दी। इसके मतलब को समझें उससे पहले एक और सबूत देख लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली में रहने के दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी नहीं हुई। क्या ये मोदी जी की सामान्य व्यवस्था के वजह से हुआ? क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले से ही ऐसी कोई मुलाकात फिक्स नहीं की गई थी? ये सबसे चौंकाने वाली बात है और इसके संदेश सबसे ज्यादा अहम है। जिस पार्टी के दम पर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की बैसाखी वाली सरकार टिकी हुई है, उस पार्टी के इकलौते आला कमान और एक सूबे के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, लेकिन ना ही उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है और ना ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे मिलने आते हैं। अमित शाह से ये माना जा सकता है कि नीतीश खुद ही ना मिलना चाहते हों, क्योंकि बाबा साहेब को लेकर दिए बयान और उससे भी ज्यादा बिहार के अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर अमित शाह का नीतीश के नाम से कन्नी काटना नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह हो सकती है। लेकिन मोदी और नड्डा का रुख क्या इस बात का इशारा माना जाए कि बीजेपी और मोदी शाह को अब नीतीश कुमार की ज्यादा परवाह नहीं है? क्योंकि नीतीश कुमार की ही तरह दूसरी बैसाखी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आगे तो दिल्ली की पूरी बीजेपी बिछी नजर आती है। एनडीए की मीटिंग के बाद नेता अलग से भी नायडू के साथ
खूब बतियाते हैं। बजट से पहले बिहार के मुख्यमंत्री का दिल्ली में होकर भी किसी से ना मिल पाना एक दो नहीं सवालों की पूरी पोटली खोल देता है। इसे आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेइज्जती और पूरे बिहार का अपमान भी समझें तो गलत नहीं होगा। देखना यह है कि खुद नीतीश कुमार इसे किस तरह लेते हैं और किस तरह रिएक्ट करते हैं। नीतीश के साथ जुड़ी एक और बात जो सामने आ रही है वो है कि इस बात का सबूत कि नीतीश कुमार को लेकर अब विपक्ष भी बहुत जोश में नहीं है। बताया जाता है कि मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने के दौरान कांग्रेस के किसी बड़े नेता से उसकी कोई निजी चर्चा नहीं हुई। यहां तक कि नीतीश के साथ कोई फोटोग्राफर भी नहीं जाने दिया गया। इसी वजह से मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार से मुलाकात की कोई तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। दिल्ली में कांग्रेस के किसी दिग्गज से उनकी कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई तो पटना में तेजस्वी यादव पहले ही नीतीश को नकार रहे हैं। हमने अपने कल के वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि कैसे एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में तेजस्वी ने कहा कि अब नीतीश कुमार का साथ अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा होगा। वैसे राजनीतिक लहरों को गिनने वाले कुछ लोग इसमें एक एंगल भी ढूंढ रहे हैं कि शायद मनमोहन सिंह के घर पर नीतीश की कुछ ऐसी तस्वीरें हों जिसमें कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हो सकता हो। लेकिन फिलहाल किसी राजनीतिक हलचल को रोक के रखने के लिए वो तस्वीर जारी नहीं की गई है। कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि फिलहाल तो खामोशी ही नीतीश की पहचान बनी हुई है। इस खामोशी में हलचल के कुछ मौके भी नए साल की शुरुआत के साथ ही आने वाले हैं। उस वक्त नीतीश कुमार का हर रुख फैसले की ओर बढ़ता दिख सकता है। सबसे पहले तो अमित शाह 5 या 6 जनवरी को पटना जा सकते हैं। शाह के पटना दौरे पर नीतीश किस तरह पेश आते हैं ये बेहद अहम सवाल है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ ही शुभ दिनों की शुरुआत होती है। शायद नीतीश कुमार अपने राजनीतिक पत्ते खोल सकते हैं। इस बात के भी कयास लगाए जा सकते हैं कि इन सब के बीच विधान परिषद की एक सीट के लिए चुनाव भी होना है। 16 जनवरी नाम वापसी की आखिरी तारीख है और 23 जनवरी को चुनाव और नतीजे आने हैं। यह सीट आरजेडी के एक सदस्य की वजह से खाली हुई है, लेकिन अभी विधानसभा में नीतीश की पार्टी और एनडीए का जो आंकड़ा है उसे देखते हुए सीट एनडीए के खाते में जाने की उम्मीद है। क्योंकि विधान परिषद के चुनाव में विधानसभा के विधायक ही वोट डालते हैं। इस चुनाव में 2 बातें सामने आ सकती हैं। पहली तो ये कि एनडीए उम्मीदवार किस पार्टी से होगा और वो जेडीयू के अलावा किसी पार्टी जैसे बीजेपी, एलजेपी, एचयूएम या उपेंद्र कुशवाहा के दल का हुआ तो नीतीश की जिस स्थिति को हम अब तक समझते आ रहे हैं उसी की एक बार फिर तस्दीक होगी। नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति में सबसे बड़े खिलाड़ी माने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी राजनीतिक कौशल से ही पिछले 20 साल से खुद को हर परिस्थिति में मुख्यमंत्री बनाए रखा है, चाहे उनकी सीटें कितनी भी हों, उनके साथ कोई भी दल हो, आज वही नीतीश ऐसी स्थिति में कैसे आ गए हैं। देश में पहली बार इतना मजबूत विपक्ष जो आज इंडिया गठबंधन के नाम से सामने है, उसकी बुनियाद रखने वाले भी नीतीश कुमार ही हैं। विपक्ष के हर नेता से नीतीश कुमार के करीबी रिश्ते हैं, चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो, लालू यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, सभी से। लेकिन आज सत्ता में उनके सहयोगी ही नीतीश कुमार के चारों ओर चक्रव्यूह बना रहे हैं और नीतीश खामोश हैं। तो आखिर क्यों? नीतीश कुमार की खामोशी किस वक्त का इंतजार कर रही है ये तो नीतीश ही बेहतर जानते हैं। लेकिन इस बिहार में मौसम विज्ञानी के नाम से मशहूर दिवंगत रामविलास पासवान का इतिहास भी सामने है। साल 2005 के चुनाव में जब लालू यादव और राबड़ी देवी के 15 साल की सरकार सत्ता से बाहर हुई और नीतीश बीजेपी के गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली, उस वक्त रामविलास की पार्टी एलजेपी को 29 सीट मिली थी। नीतीश के गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट तो मिली,
लेकिन बहुमत से फिर भी कम थी। जेडीयू को 55 और बीजेपी को 37 सीट मिली थी, जबकि सत्ता के लिए बहुमत 122 सीट का था। उस वक्त रामविलास पासवान के समर्थन की जरूरत थी। पासवान ने भी बड़े आत्मविश्वास से दम भरा कि सत्ता की चाबी उनके पास है और सत्ता तक पहुंचने की राह वो तभी खोलेंगे जब नीतीश मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएंगे। पासवान सत्ता की चाबी लिए बैठे रह गए और बिहार में पहले राष्ट्रपति शासन लगा, फिर दोबारा चुनाव हुए और नीतीश कुमार 88 सीट लाकर मुख्यमंत्री बन गए। सहयोगी बीजेपी को 55 सीट मिली। दोबारा हुए चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी के विधायक भी 29 से घटकर 10 रह गए। अब 2005 में रामविलास पासवान वैसा ही खतरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खामोशी के साथ भी बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट हमें और प्रोत्साहित करते हैं कि आपके लिए कुछ और भी ज्यादा जानकारी वाली खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।